आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, सुपरफास्ट सेंचुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले खबर गुजरात से। जामनगर में बस ने स्पीड ब्रेकर पर ऐसा ब्रेक लगाया कि लोगों की जिंदगी पर आफत आ पड़ी। ये तस्वीरें आप देखिए। बस के पिछले हिस्से का कांच टूटा हुआ था। 2 छात्र बस से बाहर आकर गिर गए। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई हैं। आपको ये बता दें कि बस द्रौस से जामनगर की ओर जा रही थी। अचानक से बीच सड़क स्पीड ब्रेकर आया। बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और उसके बाद अचानक से स्पीड ब्रेकर आते ही, ब्रेक लगाते ही कुछ लोग बस से बाहर गिर गए। शीशों को तोड़ते हुए बाहर सड़क पर गिरते हुए लोग तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हालांकि दोनों को कोई गंभीर चोटें नहीं आई हैं, सुरक्षित हैं दोनों। राहत भरी खबर, लेकिन इस तरह से लापरवाही बरतना बहुत ज्यादा घातक हो सकता था। अगर पीछे से कोई वाहन आ रहा होता तो शायद टक्कर लगती और उसके बाद गंभीर हादसा हो सकता था। ये तस्वीरें गुजरात के जामनगर की, एक ऐसा हादसा जो कि चौंका देता है। किस तरह से स्पीड ब्रेकर पर ब्रेक लगाया बस ने और उसके बाद 2 युवक बस से बाहर गिर गए। तो पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो चुकी हैं और सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रही हैं। लेकिन एक छोटी सी लापरवाही जो किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। बाल बाल बचे दोनों युवक, क्योंकि पीछे से कोई वाहन नहीं आ रहा था। और बाबा महाकाल की नगरी यानी कि उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के दूसरे चरण का काम लगातार जारी है। महाकाल थाना भवन से बड़ा गणेश मंदिर तक बनने वाली नई सड़क के लिए 6 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि 13 मकान सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। इन्हें नगर निगम की ओर से खाली करने का नोटिस भी दिया गया था, लेकिन 7 लोग हाईकोर्ट से स्टे लेकर आए थे। उनके मकान को छोड़कर बाकी के 6 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, विरोध भी कर रहे थे इस कार्रवाई का, लेकिन मंदिर विस्तारीकरण का काम यहाँ पर लगातार जारी है। अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया है। सरकारी जमीन पर 13 ऐसे मकान थे जो कि विस्तारीकरण में अड़चन बन रहे थे, उन्हें तोड़ना प्राथमिकता थी, लेकिन 7 लोग ऐसे जिन्होंने स्टे लिया था कोर्ट से, अन्य 6 लोगों के मकानों को तोड़ा। ये सर्वे नंबर पर करीब 13 मकान जो थे वो अतिक्रमण में थे, क्योंकि ये शासकीय सर्वे नंबर है। और इसमें से 7 मकानों पर जो आधिपत्यधारी थे उन्होंने स्टे ले आया है माननीय हाईकोर्ट से। अभी 6 मकानों पर जिन पर स्टे नहीं है उन पर आज कार्रवाई की जा रही है, जिसमें से 3 अभी तोड़े जा चुके हैं। मैडम, जो स्टे आया है वो कब तक के लिए आया है? स्टे हमें आगामी कार्रवाई नहीं करने तक आया है। उसमें माननीय हाईकोर्ट में हमारा रिप्लाई प्रशासन की ओर से दायर हो चुका है और जल्द ही स्टे भी वैकेट हो जाएगा। चलिए, ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी अजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजय, क्या जानकारी इस पूरी कार्रवाई को लेकर? जी देखिए, महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक का जो निर्माण कार्य है उनका पहले फेज का कार्य तो पूरा हो चुका है, पर द्वितीय जो चरण का जो कार्य है उसको किया जाना है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जो है 30 जून तक ये कार्य पूरा करना है। इसी को लेकर निर्देश दिए थे। वहीं महाराजवाड़ा स्कूल वाली जमीन पर रोड बनाना है, जिसमें 13 मकान को नोटिस जारी किए गए थे और उसी में जो 6 मकान थे उनको तोड़ने की कार्रवाई नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से की गई है। साथ ही 7 मकान है वो हाई कोर्ट से स्टे लेकर आ गए। अभी फिलहाल 6 मकानों को तोड़ा गया है। 7 मकान को जो है अभी तोड़ने पर रोक लगा दी गई है, पर जैसे ही स्टे हटेगा वैसे ही प्रशासन जो है इनको भी तोड़ने की कार्रवाई करेगा। जी चलिए, यानी कि विस्तारीकरण का काम लगातार जोरों पर है। अब इस बारे में कोई संभावना अजय, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि स्टे भी जल्दी वेकेट हो सकता है, कब तक ये कार्रवाई पूरी होगी? प्रशासन है और महाकाल मंदिर प्रशासन है, साथ ही जिला प्रशासन है और नगर निगम, तीनों ही जो है महाकालेश्वर मंदिर का जो कार्य चल रहा है उसको लेकर जो है तेज गति से कार्य कर रहे हैं। पर जो जिन लोगों को रास्ते में जो अड़चन बन रहे हैं, जिन पे अतिक्रमण की कार्रवाई करना है, उनको हटाने के लिए लगातार नोटिस भी दिए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए लोग भी जो है कोर्ट से स्टे लेके आए थे, जिसके कारण जो है प्रशासन को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पर जल्दी ही ये विकेट छटकेगा और इसके बाद जो है
प्रशासन जो है आगे की कार्रवाई करेगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अजय जानकारी के लिए। और अगली खबर अशोकनगर से है। जिले के 300 संविदा स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर अड़े हुए हैं। भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारी, जिला अस्पताल में कामकाज इनसे प्रभावित हो रहा है। लगातार तीसरे दिन हड़ताल जारी है और जिलाध्यक्ष लगातार तीसरे दिन भूख हड़ताल पर मौजूद हैं। 41 डिग्री पारे के बीच भूख हड़ताल कर रहे हैं संविदा स्वास्थ्यकर्मी। अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। तीसरा दिन इस भूख हड़ताल का। जिलाध्यक्ष भी अब इसका हिस्सा 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है यहाँ पारा। अशोकनगर की हम मुख्य तौर पर बात करें और ऐसे मौसम में इतनी भीषण गर्मी के बीच भूख हड़ताल पर कर्मचारी बैठे हैं। तमाम मांगे पहले भी प्रशासन के सामने रखी, लेकिन जब आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला तो एक बार फिर से हड़ताल का रुख किया है। तीसरा दिन इस हड़ताल का है। जिलाध्यक्ष लगातार हड़ताल कर रहे हैं। 300 संविदा स्वास्थ्यकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। 41 डिग्री सेल्सियस अशोकनगर का पारा है। इतनी भीषण गर्मी में भूख हड़ताल पर तमाम कर्मचारी डटे हुए और कर्मचारी पहले भी इस तरह से आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन जब आश्वासन मिला, कार्रवाई नहीं हुई, एक बार फिर से हड़ताल का रुख किया है। प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। अशोकनगर से जानकारी। जिले के 300 संविदा स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर हैं। जिला अस्पताल में कामकाज इसकी वजह से काफी प्रभावित हो रहा है। लगातार तीसरे दिन हड़ताल लगातार जारी है। जिलाध्यक्ष भी लगातार तीसरे दिन भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। 41 डिग्री पारे के बीच भूख हड़ताल की जा रही है। तो अशोकनगर की खबर आपको बता रहे हैं। 300 संविदा स्वास्थ्यकर्मी, इनके साथ जिलाध्यक्ष भी हैं। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीहोर में स्वीकार कर सबको चौंका दिया है कि प्रदेश में कांग्रेस संगठन की स्थिति ठीक नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश में विपक्ष में बैठी कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगी हुई है और ऐसे में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा और सीहोर की जवाबदेही सौंपी गई है। सीहोर के यशराज गार्डन में उन्होंने बूथ प्रभारियों और मंडलम के सदस्यों की बैठक लेकर एकजुट हो जाने का आह्वान किया है। करने में कहीं एतराज नहीं है कि हमारा कांग्रेस पार्टी का संगठन जैसा होना चाहिए वो नहीं है। ये भी हमको एतराज नहीं है, हमको मानने में एतराज नहीं होना चाहिए। एतराज तो है लेकिन मानने से एतराज नहीं होना चाहिए कि हमारा जो इलेक्शन मैनेजमेंट है आखिरी पोलिंग के दिन का, उसमें भी भारी कमी रहती है। और दिग्विजय सिंह के पार्टी संगठन कमजोर होने के इसी बयान पर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने बचाव करते हुए कहा है कि पार्टी का बूथ मैनेजमेंट कमजोर है। हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से नहीं है बल्कि बीजेपी के संगठन से है। सागर के बीना पहुंचे कमलनाथ ने बूथ मैनेजमेंट को कमजोर बताते हुए कहा कि कांग्रेस के संगठन में पहले से मजबूती आई है। बूथ मैनेजमेंट पर फोकस करने की कोशिश हम कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा संगठन कमजोर है, आप पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा बूथ मैनेजमेंट हमारा कमजोर है। हमारा मुकाबला केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। ये हमें याद रखना है। और हमारा संगठन मजबूत हो गया और मजबूती की ओर जा रहा है। बूथ लेवल तक हम अपना संगठन बना रहे हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि सबसे भारी बूथ प्रभारी और हम उसका मुकाबला करेंगे। वहीं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की अपनी ही पार्टी की कमजोरियां बताने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि कांग्रेस के संगठन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंदौर और खंडवा के जिलाध्यक्ष होल्ड पर हैं। कमजोर संगठन वाली पार्टी सरकार बनाने की बात कर रही है। बड़े बड़े करते हैं, अब की बार हमारी सरकार संगठन तो संभाल नहीं पा रहे। दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि हमारा संगठन कमजोर है, कमलनाथ जी कहते हैं हमारा बूथ मैनेजमेंट कमजोर है। तो जब सब कुछ ही कमजोर है, आप खुद कमजोर हो, तो सरकार कहां से बनेगी? ये सपने झूठे देखते रहते हैं सिर्फ ट्विटर पर, अवश्यम भावी और उनको भी चुनौती दी जा रही। तो ये ट्विटर, होर्डिंग और पंचांग की सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। जमीन पर इनकी स्थिति खराब है, अपना संगठन तो चला नहीं पा रहे, सरकार क्या चलाएंगे।
तो बीजेपी की तरफ से रिएक्शन भी आपने सुना, और उससे पहले जब दिग्विजय सिंह की तरफ से सब कहा गया था तब भी वो काफी चर्चाओं में रहे। हालांकि दबी जुबान में हर कोई ये जिक्र कर रहा था कि कांग्रेस और ऑपोजिशन को और ज्यादा सशक्त बनाने की जरूरत है, और अब वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हुए नजर आए। क्या कुछ मायने इसके, हम समझेंगे। हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, दिग्विजय सिंह के बयान से लेकर नरेंद्र सलूजा के रिएक्शन तक काफी सियासी हलचल इस बयान को लेकर भी है, क्या कुछ मायने, विस्तार से समझाइए। बिल्कुल, देखिए अब विधानसभा चुनाव में लगभग 6 महीने का समय बाकी है और ऐसे में कांग्रेस लगातार अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश में, लेकिन कांग्रेस के अंदर कमजोर कड़ी क्या है ये खुद कांग्रेस के नेता बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि संगठन कमजोर है। कमलनाथ ने भी आज बयान दिया कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का संगठन मजबूत है, लेकिन कैसे बूथ स्तर पर कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, इसकी बात भी कमलनाथ की तरफ से की गई है। लेकिन अभी भी यदि हम देखें तो संगठन बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को अभी बहुत मेहनत करना होगी। हालांकि अब चुनावी साल में समय काफी कम बचा है, चुनाव में काफी कम समय बचा है, और ऐसे में कांग्रेस कैसे अपने को बूथ लेवल तक संगठन के स्तर पर कैसे मजबूत कर पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए ठीक है अनुराग, आप बने रहिएगा हमारे साथ। राजनीतिक पार्टियों से भी मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम रिएक्शन ले लेते हैं। रजनीश अग्रवाल जी हैं बीजेपी की तरफ से। रजनीश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी बीजेपी की तरफ से। हालांकि रिएक्शन हमने जरूर सुना कि कांग्रेस को सशक्त होने की जरूरत है, ये बात दिग्विजय सिंह एक्सेप्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नरेंद्र सलूजा जी ने कहा है, आपका रिएक्शन इस पर रजनीश जी। देखिए, एक बात तो प्रमाणित है, लगातार सबने कही है, और कहें या ना कहें जनता भी जानती है, और आप मीडिया के लोग भी उजागर करते हैं कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है, कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है, और कांग्रेस की नीतियों के कारण है, जिसके बारे में वो कहते नहीं है। और इसीलिए जिनका संगठन तो इनके हाथ में बनाने का काम होता है, जो स्वयं संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं। एक बात, दूसरी बात, एक कमलनाथ जी के मामले में सीधी चुनौती देने का काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी के पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए बार बार बोल रहे हैं संगठन कमजोर है, संगठन कमजोर है। दूसरी तरफ कमलनाथ जी कहते हैं कि हमारे संगठन से हमारा मुकाबला है, हमारा संगठन कांग्रेस का मुकाबला करेगा भाजपा से, तो वो तो लगातार डींगे मारने का काम करते हैं, और दिग्विजय सिंह जी संगठन को कमजोर बताने का काम कर रहे हैं। यानी जो कुछ है वो श्रीमान दिग्विजय सिंह जी हैं, पीसीसी के अध्यक्ष कमलनाथ जी कमजोर संगठन के कमजोर अध्यक्ष बताना चाह रहे हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। उनका टारगेट कुछ और है, और आने वाले समय में देखिएगा, मैं आपके ही चैनल पर पहले भी कई बार कह चुका हूं कि श्रीमान कमलनाथ जी पीसीसी अध्यक्ष नहीं होंगे चुनाव के पहले तक। ठीक है, रिएक्शन इस पर हम ले लेते हैं रजनीश जी। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर करती हूँ। रजनीश जी यही बात उठा रहे हैं कि कमजोर है संगठन, और जब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं तो उसके बावजूद बचाव करते हुए कमलनाथ नजर आते हैं, क्या कहेंगे अब इसको लेकर? देखिए, पिछले 2-3 सालों में कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन को 2023 के चुनाव के लिए मजबूती के साथ तैयार किया। जहां पहले कांग्रेस संगठन ब्लॉक और जिला लेवल तक होता था, हमने बूथ और मंडलम स्तर तक संगठन ले गए। अब हमारी बूथ लेवल कमेटी और बूथ लेवल एजेंट पूरे मध्य प्रदेश के गठित हो रहे हैं, और आगामी 2 महीने के अंदर सभी डीएलए 65,000 के लगभग निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पे आपको दिखाई देंगे। तो कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूती के लिए लगातार काम कर रही है। दिग्विजय सिंह जी संगठन की बैठकें ले रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं को हिदायत दे रहे हैं, ताकीद कर रहे हैं कि किस तरह से संगठन को और मजबूत अजय जी, शायद एक बात तो अजय जी सुनिए, एक बात तो शायद माननी पड़ेगी, क्योंकि समय काफी कम है विधानसभा चुनाव के लिए, और जिस तरह से कमलनाथ जी भी इस बात का जिक्र करें कि आपका कंपटीशन बीजेपी के संगठन से है, बीजेपी की मजबूती को लेकर मुझे लगता है कि किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के पास समय कम है ये संगठन की मजबूती की अगर आप बात करते हैं तो? देखिए, बीजेपी का संगठन हवाई संगठन है, अब केवल कागजों में रह गया है, लेकिन कांग्रेस ने जमीन पर अपना संगठन मजबूत किया। मैंने आपसे बोला आगामी 2 महीने के अंदर प्रदेश के 65,000 बूथ लेवल एजेंटों के नाम हम निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड करवा देंगे। तो ये कांग्रेस का मजबूत होता संगठन है, और दिग्विजय सिंह जी उसी मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से ये तो कहेगी कि किस तरह से संगठन मजबूत करना है, हमारे परिवार की बात है, और जहां जो कमियां होती हैं उन्हें दूर किया जा रहा है। इस लेवल पर कांग्रेस संगठन कभी नहीं होता था,
जितने जमीन पर आकर कांग्रेस का संगठन अब की बार काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो किसी भी मुगालते में रहे, कोई भी भ्रम फैलाते रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनावी मैदान में है और हमारे कार्यकर्ता। ठीक है रजनीश जी, रजनीश जी, ये इतनी बड़े ये जो कसीदे पढ़े जा रहे हैं श्रीमान जी दिग्विजय सिंह जी को बताइए ना, वो तो कह रहे हैं संगठन कमजोर है, और एक बार नहीं बार बार कह रहे हैं, पत्रकारों से कह रहे हैं, भाजपा में कार्यालय में आकर थोड़ी हम लोगों से कह रहे हैं, ये पत्रकारों के समक्ष स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस का संगठन कमजोर कमजोर और कमजोर है, और ये सच्चाई कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंचों से कह चुके हैं। ये डींगे मारने से कुछ नहीं होता जी, सच्चाई सबके सामने उजागर हो आने वाले समय में। चलिए शायद संपर्क उनसे टूट गया। अजय जी, चलिए आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है ठीक से। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि देखना होगा दोनों ही संगठनों की अगर बात हुई है तो भरोसा किस पर जनता जताती है, देखने वाली बात होगी। और अब सिवनी आपको लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री, यहाँ के लोकप्रिय और यशस्वी सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री यशस्वी नेता भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, इस क्षेत्र के हमारे कर्मठ विधायक आदरणीय श्री राकेश पाल सिंह जी, सिवनी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई दिनेश राय मुनमुन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई आलोक दुबे जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन मालती जी, हमारी पूर्व सांसद बहन नीता जी, प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा वैभव पवार जी, सदानंद गौतम जी, बहन शशि जी, नरेश जी, सुजीत जी, कमल जी, आदरणीय वेद सिंह जी, हमारे भरा पूरा मंच है, और ये सब नाम लेने में शायद देर बहुत लगेगी। देवी सिंह जी भी बैठे हुए हैं, हमारे मंडला के विधायक, और ये मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ नेतृत्व, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। और आज सबसे पहले मैं अपनी लाडली बहनों का आभारी हूं। मैं यहां से जहां तक देख रहा हूं, टेंट छोटा पड़ गया है, कुर्सियां खत्म हो गई है, लेकिन लाडली बहनों का आना बंद नहीं हुआ। अभी भी चारों तरफ मेरी लाडली बहनाएं इस मैदान में इकट्ठा है। मैं शीश झुका के अपनी बहनों को प्रणाम करता हूं, अपनी बहनों को नमस्कार करता हूं। मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ये योजना क्या है, ये योजना क्यों है, आज मैं इस पे बात करना चाहता हूं। देखो, दुनिया में रिश्ते बहुत हैं। एक रिश्ता होता है माँ बेटा बेटी का रिश्ता, एक रिश्ता होता है पिता पुत्र और पुत्री का रिश्ता, लेकिन एक और पवित्र रिश्ता होता है, और वो रिश्ता होता है भाई और बहन का रिश्ता। मैं मानता हूं कि भाई और बहन का रिश्ता अद्भुत रिश्ता है। बचपन से एक गाना बहुत अच्छा लगता है, जो मैं कभी अपनी एक बहन के लिए गाता था, लेकिन मेरी तो लाखों बहनें हैं। आओ बहन, मिलके एक बार ये गीत गुनगुनाए। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हम संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। एक बार गाओगी भैया के साथ? एक बार सब बहने गाओ मेरे साथ, जिनको याद हो। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, आंखों में इनके आंसू नहीं रहने देना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। मेरी बहनों, मैं रूखा सूखा भाषण देने नहीं आया, मैं तो मन की बात
दिल की बात अपनी बहनों से करने आया हूं। ये मुख्यमंत्री लाडली बहनी योजना, लाडली बहना योजना केवल योजना नहीं है, एक सामाजिक क्रांति है। ये आपकी जिंदगी बदलने का महाअभियान है। आपकी जिंदगी में दुख ना रहे, परेशानी चली जाए और तुम्हारे चेहरे पे चमक और होठों पे मुस्कुराहट आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। मैंने बचपन से देखा बेरी में, बचपन से देखा। मैं भी गांव में पैदा हुआ, छोटे से गांव में, और मैं देखता था बचपन में स्त्री और पुरुष के बीच भेद होता था। पति देवता और पत्नी रोटी बना रूखी सूखी खा। ये अन्याय वर्षों से होता है। ये प्राचीन भारत में नहीं होता था, लेकिन एक कालखंड ऐसा आया कि महिला को दोयम दर्जे की नागरिक मान लिया गया। मेरी बहनों, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, हर एक की चाहत होती थी कि घर पैदा हो तो कौन हो, भैया हो जाए, बेटा आ जाए। बेटे ने जन्म लिया तो ढोल बजाओ, बधाई गाओ, लड्डू बनाओ, जश्न मनाओ। और बेटी पैदा हो गई तो मां का चेहरा उतर जाए जैसे बेटी नहीं आ गई हो, आफत आ गई हो। बताओ सही है कि नहीं? अरे बोल के बताओ। कार्यक्रम की तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ सिटी।